everyone. So today we are going to learn about the transportation problem. First of all, we must know what is transportation problem, how it is used, what is the objective of transportation problem. Let me tell you first of all that transportation problem is one of the subclass of LPP. जैसे आप सबको पता है LPP दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन तक पहुँचने के लिए हम लोग डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं. सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द सब क्लास ऑफ LPP. सो यहाँ पर भी हमारा जो एम रहता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स हमें मिनिमम कॉस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट पर पहुँचना होता है. एंड फॉर दैट वन वी यूज़ द टेबुलर फॉर्म. एज यू कैन सी देयर इज़ अ टेबुलर फॉर्म गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. अब इसमें होता क्या है बेसिकली, सिंस आई हैव रिटन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन O1 O2 O3 एंड डेस्टिनेशन D1 D2 D3 एंड D4, कोई भी वो नेम हो सकता है, डजेंट मैटर. तो क्या होता है कि डिफरेंट ओरिजिन से डिफरेंट डेस्टिनेशन तक हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, और वो कितना ट्रांसपोर्टेशन, कितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के. तो यहाँ पर मैंने एक सप्लाई और डिमांड का कॉलम दिया हुआ है. सप्लाई का मतलब कि जो ओरिजिन O1 है यहाँ से A1 यूनिट सप्लाई हो सकते हैं ओवरऑल. तो D1 D2 D3, अगर यहाँ 4 डेस्टिनेशंस पर मैं टोटल बात करूँ O1 कितनी सप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, वो A1 है. सिमिलरली आप सोच कर चलिए कि सपोज नोटबुक्स बन रही हैं किसी फैक्ट्री में, तो 3 ओरिजिन हैं जहाँ पर वो बन रही हैं, O1 O2 और O3. तो सपोज मैंने कहा कि 100 नोटबुक्स O1 जो है वो एक दिन में बना रहा है, तो वो मैक्सिमम 100 सप्लाई कर सकता है. सिमिलरली O2 जो है उसका मैक्सिमम 200 है सपोज, तो वो A2 से मैंने डिनोट किया. सो सप्लाई का मतलब मैक्सिमम कितना यूनिट सप्लाई हो सकता है फ्रॉम द डिस्टिंक्ट ओरिजिन. डेस्टिनेशंस पर डिमांड होगी. आप सपोज आप कस्टमर हैं, आप शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा मुझे 5 नोटबुक्स चाहिए, तो आपने डिमांड वहाँ रखी है, तो डेस्टिनेशन से डिमांड होगी. तो जैसे D1 की टोटल डिमांड है B1 कि उसको इतने यूनिट्स चाहिए, D2 की है B2, D3 B3 एंड D4 इज़ B4. सो दिस इज़ डिमांड एंड सप्लाई. नाउ व्हाट इज़ C11 C12? पहले तो ये नोटेशन आपको समझना चाहिए. 11 का मतलब है ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 1, 12 का मतलब है ओरिजिन 1 से डेस्टिनेशन 2. तो एक ओरिजिन से एक डेस्टिनेशन पर कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्ट की वो वेरी कर सकती है ना. तो यहाँ बताया है कि अगर O1 से D1 पर आप सप्लाई कर रहे हैं तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, O1 से D2 पर जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है. तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है जहाँ पर कॉस्ट बताई हुई है पर्टिकुलर ओरिजिन से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, इस पोर्शन को बोला जाता है कॉस्ट मैट्रिक्स, राइट. अब हमारा एम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में? एज आई टोल्ड यू, जस्ट लाइक LPP, यहाँ पर हमें मिनिमम कॉस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट पर काम करना होता है. सो वी हैव टू ट्रांसपोर्ट वेरियस यूनिट्स फ्रॉम द डिफरेंट ओरिजिन टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मस्ट बी मिनिमम. और यू कैन से इफ वी आर वर्किंग ऑन द प्रॉफिट देन द प्रॉफिट मस्ट बी मैक्सिमम. Now, there are 2 type of problems. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम बैलेंस और अनबैलेंस प्रॉब्लम स्टडी करते हैं. बैलेंस प्रॉब्लम व्हेन डिमांड इक्वल टू सप्लाई, लाइक ये सप्लाई था, ये डिमांड था, तो मैं इसको ऐड करके देखूंगी कितने यूनिट्स हैं, और इधर से इसको ऐड करके देखेंगे कितने यूनिट्स हैं. ओके तो अगर ऐड करने पर हमारे पास डिमांड और सप्लाई इक्वल आता है देन इट इज़ सेड टू बी बैलेंस्ड प्रॉब्लम, और अगर डिमांड और सप्लाई अनइक्वल है देन इट इज़ सेड टू बी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, राइट. Now, to solve the linear programming, it is transportation problem. To solve the transportation problem, we must have balanced form. जब भी आप क्वेश्चन शुरू करें तो सबसे पहला काम यही चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं है, और अगर प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम डमी रो या डमी कॉलम का यूज़ करते हैं, so that we can further move to solve our problem. We'll see that portion in the unbalanced question. जब हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं what is transportation problem by using the different methods. Alright, so we start with the northwest corner method and WCM rule. This is also known for the transportation problem. See, आपको टेबुलर फॉर्म गिवन है, ये आपको डिमांड सप्लाई गिवन होता है, ये आपको बताया मैंने कॉस्ट पर यूनिट कहा जाता है. ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पर आपको कॉस्ट दे रखी है. S1 से D1 पर अगर आप यूनिट सप्लाई कर रहे हैं तो पर यूनिट की कॉस्ट 3 रुपीज़ है. S1 से D2 पर 2 रुपीज़ है. टोटल कितनी सप्लाई कर सकता है? S1 20 यूनिट्स, S2 50 यूनिट्स एंड S3 55 यूनिट्स. D1 की डिमांड है 40, D2 की 30 एंड D3 की 55. नाउ लेट्स सी
हमारा पर्पस है कि हम कहाँ से कितनी यूनिट ट्रांसपोर्ट करें सो दैट कॉस्ट जो है वो हमें मिनिमम रहे, ओवरऑल कॉस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. सो व्हाट इज योर स्टेप 1? You have to go for checking the balanced or unbalanced. So I said this is demand and this is supply. तो हम इनका सम लेकर देखते हैं. It is 40 plus 30 plus 55. So 70 plus 55 it is 125. Similarly 20 plus 50 plus 55. Again it is 70 plus 55 125. So you will say as demand equal to supply so it is balanced problem. So हमारा सबसे पहला काम यही है, ये चेक करना कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, राइट. इसके बाद नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. आपने लेफ्ट टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है वही आपका नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट बनता है यहाँ पर. सी, अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ, इट इज़ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो ये जो आप पोर्शन लेते हैं, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट है. तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो हमारा लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट एलिमेंट कोस्ट जो ये मिल रही है, यहाँ से हमें अब एलोकेशन स्टार्ट करनी है. तो बिकॉज हम लेफ्ट टॉप पर जो एलिमेंट है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इसको कहा जाता है. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर. टोटल S1 जो है टोटल 20 यूनिट सप्लाई कर सकता है और D1 की डिमांड 40 है. तो हमें पहले कॉर्नर में यहाँ पर देना है कि यहाँ पर हम असाइन करेंगे कितना हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कितने यूनिट्स. तो आपने क्या करना होता है, जिस एलिमेंट को आपने मार्क किया है उस एलिमेंट का डिमांड और सप्लाई का वैल्यू आपने चेक करना है. उनमें से जो मिनिमम है, जैसे 20 और 40 में से मिनिमम क्या है 20, तो आपने मिनिमम वैल्यू यहाँ असाइन करनी है जो आपने कॉर्नर पर एलिमेंट मार्क किया था. इसका मतलब हुआ S1 से 20 यूनिट्स जो थी वो हमने D1 को सारी दे दी हैं. हमने मिनिमम लेना होता है, तो दोनों में से जो मिनिमम है आपने वो यहाँ पर असाइन करना है. ये 20 यूनिट्स S1 ने D1 को दे दी हैं, तो इट मीन्स S1 की सारी यूनिट्स ख़त्म हो गई हैं अब. तो जहाँ से मिनिमम वैल्यू आपने दी है वो मिनिमम वैल्यू को हमेशा आपने क्रॉस कर देना है. ठीक है. आपने कहा कि S1 ने 20 यूनिट्स दे दी, तो S1 के पास तो अब और यूनिट्स नहीं बची हैं, तो उसका रोल ख़त्म हो जाता है. D1 की डिमांड 40 थी, है ना. 40 और 20 में से 20 ये वाला दे दिया, तो इट मीन्स D1 को 20 यूनिट्स तो मिल चुके हैं, तो इसको भी कट करना है. अब आप कहेंगे इट मीन्स D1 को कितने और यूनिट्स चाहिए, 20 और चाहिए. ठीक है. जहाँ पर आपका पूरा जो सप्लाई या डिमांड में से जो यूनिट्स था वो क्रॉस हो गया है, इट मीन्स उसका रोल ख़त्म. तो अब S1 आगे कहीं किसी को कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि S1 ने टोटल 20 यूनिट्स के 20 यूनिट्स D1 को दे दिए हैं. तो यहाँ पर आप कहते हैं इसका रोल ख़त्म हो गया है, इसको आप कट कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमें पता लगा कि S1 ने D1 को कितने यूनिट्स दिए हैं, 20 यूनिट्स दिए हैं. S1 ने D1 को 20 यूनिट्स दिए हैं और एक यूनिट की कॉस्ट कितना थी, 3 रुपीज़ थी. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई S1 से D1 पर, यू विल से इट इज़ 3 × 20. ये टोटल कॉस्ट हो गई. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर पर. अब ये पूरा आपके पास रो कैंसिल हो गया है. अब हमारे पास सिर्फ ये मैट्रिक्स बची है. अगेन यहाँ नॉर्थ वेस्ट ये एलिमेंट बनेगा, तो इस एलिमेंट को अब मुझे देनी है कितने यूनिट हम दे सकते हैं. आपको प्रोसीजर क्या बताया, जो एलिमेंट आप मार्क कर रही हैं उसका डिमांड और सप्लाई देखो. तो 2 के सामने है 50 सप्लाई में और डिमांड में 20. नेक्स्ट क्या था, इसमें से मिनिमम, तो इन दोनों में से मिनिमम कितना है 20. ये 20 मैंने यहाँ असाइन कर देना है, यानी कि D1 की पूरी डिमांड हो गई है. 20, 20, 40 यूनिट्स इसे मिल चुके हैं. अब 50 जो सप्लाई थी उसमें से 20 यहाँ पर जा चुके हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 30 यूनिट्स. ओके. आपने डिमांड और सप्लाई में से मिनिमम असाइन करना होता है और उसके बाद आपने जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें से उस मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग को लिखना होता है. इज इट क्लियर. नाउ सी, अब बिकॉज ये 40 पूरा हमें असाइन कर दिया हमने, तो इट मीन्स इसका रोल भी ख़त्म. आप इसको भी क्रॉस कर सकते हैं. यू कैन यूज़ कलर्ड पेन और पेंसिल सो दैट आपको ध्यान रहे कि उस रो और कॉलम को दोबारा यूज़ नहीं करना.
यूजुअली क्या होता है, बच्चे कई बार वो क्रॉस नहीं करते हैं और वो भूल जाते हैं और वहाँ दोबारा वो यूनिट्स देना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो हमेशा जो रो या कॉलम में डिमांड सप्लाई ख़त्म हो गया है उसको क्रॉस करें, उसका रोल आगे ख़त्म है। ओके, तो नेक्स्ट कॉस्ट क्या आई, S2 से D1 पर 2 × 20। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे S2 से D1 पर कितना आया, 2 × 20। ओके, ये हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 पहले लिखते हैं कितना आया, फिर टोटल करेंगे। नाउ अब ये रो कॉलम दोनों कैंसिल हैं, फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स बची 4 1 5 2। तो इसका नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट बनेगा ये, जो भी पहला एलिमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर देख लेते हैं 30 and 30, सो दोनों ही सेम है, तो डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है, तो मिनिमम इटसेल्फ रहेगा। यहाँ से भी 30 गया, यहाँ से भी, तो दोनों तरफ से कट हो गया। इट मीन्स ये डिमांड सप्लाई पूरी हुई। जैसे ही ये पूरी हुई आपने इसका रो और कॉलम दोनों कट कर देना है और नीचे कॉस्ट में लिखना है 430, कहाँ से, S2 से D2 पर। सो S2 से D2 पर कितना, 4 × 30। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे पास बचा ही सिर्फ एक एलिमेंट है, बाकी सब क्रॉस हो गया है। आई थिंक यू शुड यूज़ कलर पेन सो दैट आपको ध्यान रहे क्या क्या कैंसिल हुआ है। अब सिर्फ ये एक एलिमेंट ही बचा है और इस एक एलिमेंट के सामने सप्लाई और डिमांड कितना पड़ा है, 55। नाउ दिस इज़ द पॉइंट जहाँ आपको पता लगता है कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। जब लास्ट एलिमेंट में आप सप्लाई और डिमांड चेक करें वो सेम बचना चाहिए। अगर यहाँ 10 बचा है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ 55 है तो यहाँ भी 55 है। इट मीन्स वी हैव डन आवर क्वेश्चन करेक्टली। ओके, सो लास्ट कॉस्ट आई है S3 से D3 पर 2 × 55। सो इट इज़ S3 to D3 2 × 55। सो इट इज़ 60, 40, 120 and 210. So what is total cost? 60, 40, 100, 200, 300 and 30. So it is 330 rupees is the minimum cost.